एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज के इस लेक्चर में हम लोग पीटी 365 की जो अपडेटेड मैगजीन आई है उसका सेकेंड पार्ट यानी कि आईआर करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम पॉलिटी का सेगमेंट कर चुके हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो डिफरेंट पीटीज आई हैं उनको भी कवर कर चुके हैं। अपडेटेड वाली जो मैगजीन है उसमें आपका टिल जनवरी जो है वो करंट अफेयर कवर किया गया है। तो चलिए आईआर के बारे में देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईआर। सबसे पहले मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। G20 समिट आपका 18th वाला रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था, जिसका थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। अब G20 वाला ये जो समिट है इसकी बात करते हैं। ये पहली बार हुआ था जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन ने एज अ फुल मेंबर पार्टिसिपेट किया था। ब्राजील ने इसको होस्ट किया। ये थर्ड ग्लोबल साउथ होस्ट था, क्योंकि इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और फिर अभी में फिर से एक साउथ एशिया ग्लोबल साउथ का कंट्री ब्राजील जो है वो G20 के समिट को होस्ट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट G20 का जो समिट है वो साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया जाएगा। ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जो है वो ट्रोयका है G20 के। इसको ना थोड़ा सीक्वेंस में लिखिए, जैसे इंडिया पहले आएगा, फिर ब्राजील है, फिर साउथ अफ्रीका है। इंडिया ऑलरेडी इसका ट्रायो का वो होते हैं जो कि एक्चुअल में G20 को लीड करने वाले हैं। या मान के चलिए कि जहां पे मीटिंग होने वाली है 3 सालों की, इंडिया में हो चुकी है पिछले साल, इस बार ब्राजील में हुई, नेक्स्ट बारी जो है वो आपकी साउथ अफ्रीका में होने वाली है। ये तीनों कंट्री इप्सा का भी पार्ट है। देखिए इप्सा ही बन रहा है, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग का, और ब्रिक्स ग्रुपिंग का भी पार्ट है। हंगर एंड पॉवर्टी पे कुछ बातें की गई हैं, मतलब कुछ एफर्ट्स के बारे में ग्लोबल अलायंस बनाया गया है। कुछ एफर्ट्स को लेकर ग्लोबल ग्लोबल अलायंस जो है वो बनाया गया है और बोला जा रहा है कि हंगर और पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाएगा। और गोल रखे गए हैं कि किस तरीके से लो इनकम कंट्रीज जो है वहां पे कैश ट्रांसफर किया जाएगा, 500 मिलियन लोगों तक रीच किया जाएगा बाय 2030। हाई क्वालिटी स्कूल मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ग्लोबली इसको ऑपरेट किया जाएगा वॉलंटरी पार्टनरशिप के थ्रू, कमिटमेंट्स के थ्रू। मेंबर कंट्रीज में 92 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है। अभी कोई डेडिकेटेड फंड नहीं बनाया है, कंट्रीज डोनेशन करके इसमें पैसा देंगे। G20 की बात की जाए तो G20 का हेडक्वार्टर नहीं है कहीं पे भी, ना ही परमानेंट सेक्रेटेरिएट है इस तरीके से। G20 आपका 1999 में बना था, क्योंकि उससे पहले एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो एक साथ आए टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्राइसिस। और उसके बाद से G20 बनाया गया ताकि फर्दर अगर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उससे हम डील कर सकें। उसके बाद इसको हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट के लेवल पे ले जाके मीटअप करवाया गया। और 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जब फिर से हुआ, तब ये इनिशिएटिव लिया गया कि अब हेड ऑफ द स्टेट वगैरह भी इस मीटिंग में मिला करेंगे। जो भी डिसीजन G20 की मीटिंग में लिए जाते हैं दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग। मेंबर्स की बात करें तो G20 में 19 कंट्रीज हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन है और अब आपका अफ्रीकन यूनियन भी है। तो 19 कंट्रीज के नाम आपको ध्यान रखने हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। पर्पस क्या है? वही कि ग्लोबल आर्किटेक्चर मेंटेन करना, मजबूत करना, इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल करना और इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रिवेंट करना। एनुअल समिट की अगर बात की जाए तो हर साल सालाना पे इसका जो समिट है वो होता है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, मतलब 3 ड्रॉ का चुन लिए जाते हैं कंट्री और वो सीक्वेंस के हिसाब से फिर समिट होता रहता है। तो प्रेसिडेंसी जो है ये आपकी सपोर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ का, जिसमें प्रीवियस जो हेड कर रहे थे G20 को वो होते हैं, करंट वाले होते हैं और इनकमिंग प्रेसिडेंसी वाले कंट्री होते हैं। लेटेस्ट वाले समिट के कुछ की टेक अवेज हैं, जैसे कि सबसे पहले सोशल इंक्लूजन की भी बात की गई, फिर हंगर और पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने के लिए ग्लोबल अलायंस बनाया गया, एक ग्लोबल कोलिशन बनाया गया है लोकल और रीजनल प्रोडक्शन करने के लिए, इक्विटेबल एक्सेस के लिए, ताकि निग्लेक्टेड डिजीज वगैरह जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज में उनको हैंडल किया जा सके, वैक्सीन वगैरह वहां पहुंचाई जा सके। अभी देखा हमने अफ्रीकन यूनियन अभी एज अ फुल मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथियोपिया के अंदर है। ये 2002 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हुआ करता था, बाद में इसको अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया। 55 मेंबर स्टेट्स हैं और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही आते हैं। अफ्रीका की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए अफ्रीकन यूनियन बनाया गया। रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन ने नाइजर की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वहां पे मिलिट्री एक्शन चल रहे थे। इंडिया जो है वो भी 2 और ग्रुप्स हैं अफ्रीका के जिसका पार्ट है, जैसे कि FCFTA और साकू। FCFTA क्या है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट।
2018 में साइन किया गया था। 55 अफ्रीकन नेशंस थे इसमें और ये लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया था पूरे वर्ल्ड का। अच्छा, वन मोर थिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स को ऑलरेडी हमने क्विक बिट्स की वीडियो में कवर किया है, यू कैन वॉच देयर। सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन की बात करते हैं। ये कस्टम यूनियन है जिसमें कि 5 कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका के, बोट्सवाना, इस्वाटिनी, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, और इंडिया से एसोसिएटेड है। ये 1910 में आपका बनाया गया था और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना कस्टम यूनियन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। इंडिया ने नियरली $2 बिलियन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में कंट्रीब्यूट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से। देखिए, ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक में पता लग गया कि ब्रिक्स का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। ये 2014 में 6th ब्रिक्स समिट के दौरान बनाया गया था और वो समिट आपका फोर्टालेजा में ब्राजील के अंदर हुआ था। उस टाइम पे फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से आपका एनडीबी बनाया गया। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। मेंबरशिप जो है वो यूनाइटेड नेशन को भी ओपन की गई है कि वो भी एनडीबी के पार्ट बन सकते हैं। एनडीबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें रिसोर्सेज देना फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस। इनिशियली इसका जो कैपिटल है वो $100 बिलियन के आसपास रखा गया और सब्सक्राइब कैपिटल भी था $50 बिलियन हर मेंबर को देने थे अगर मेंबर बनना था। एनडीबी के कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि नए मेंबर्स जोड़े गए हैं 2021 में, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और उरुग्वे। वोटिंग पावर की बात करें तो वोटिंग पावर जो है मेंबर्स के पास, फाउंडिंग मेंबर्स के पास इतनी तो रखी गई है कि कलेक्टिवली उनके पास 55% से नीचे का वोटिंग नहीं होना चाहिए, 55 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। एनडीबी इंडिया का रीजनल ऑफिस गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला गया है। अपडेट अगर ब्रिक्स के ऊपर देखे जाए तो ब्राजील जो है हाल फिलहाल में एक चेयर है ब्रिक्स के ग्रुप की, और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडोनेशिया भी अब एज अ फुल मेंबर ब्रिक्स के ब्लॉक को ज्वाइन कर चुका है। नाइजीरिया जो है वो 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है। इसके अलावा ब्रिक्स की कुछ और पार्टनर कंट्रीज हैं जैसे बेलारस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा और उज्बेकिस्तान। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का लोन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अभी साइन किया है। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो 1966 में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था एशिया और पैसिफिक के एरिया में प्रॉस्पेरिटी लेके आना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ये लोन, ग्रांट और टेक्निकल असिस्टेंस देता है अपने मेंबर कंट्रीज को ताकि वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एरियाज में ग्रोथ कर सके, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में। मेंबरशिप की अगर बात की जाए तो 69 मेंबर्स है इसमें। 49 आपके एशिया के अंदर आते हैं पैसिफिक के और 20 आउटसाइड फ्रॉम द एशिया पैसिफिक है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। कुछ की फैक्ट्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जैसे कि इसका जो टॉप शेयर होल्डर है 2023 में वो जापान था, फिर यूएसए था, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो सैसेक, एडीबी का जो सेक्रेटेरिएट है वो सैसेक्स का भी सेक्रेटेरिएट है। ये भी आपका साउथ एशिया का ही एक तरीके से अमेलगमेशन है डिफरेंट कंट्रीज का। तो इसके अलावा टापी का भी सेक्रेटेरिएट जो है, एडीबी वाला सेक्रेटेरिएट, टापी का भी सेक्रेटेरिएट है सिंस 2003। अच्छा, टापी का प्रोजेक्ट जो है वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, तो उनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे बनाया गया। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। यूके रिसेंटली फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना है जिन्होंने इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन किया है, साथ में CPTPP को भी ज्वाइन किया है। नीति आयोग के सीईओ ने भी कहा है कि इंडिया को भी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और CPTPP का पार्ट बनना चाहिए। इंडिया देखिए एक ऐसा बड़ा कंट्री है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज कह सकते हैं जो ना तो RCEP का यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट है, ना ही CPTPP का पार्ट है। अब CPTPP क्या है, देखिए ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कि पैसिफिक के अक्रॉस जितने कंट्रीज हैं वो अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ये सेंटियागो चिली में साइन हुआ है, बट इट डजंट मीन कि पैसिफिक के सारे कंट्री साइन कर रहे हैं। कुछ इसमें से आउट ऑफ मतलब स्टे आउट भी कर रहे हैं या बैकआउट भी कर रहे हैं। ये आपका 30 दिसंबर 2018 को इन्फोर्स हुआ था। 12 मेंबर नेशन है इसके, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, चिली, ब्रुनेई और वियतनाम। पर आपको यहाँ यूएसए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इंडिया और यूएसए इसका पार्ट नहीं है। RCEP की बात की जाए तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये मेंबर्स की जीडीपी के हिसाब से बना है और ये 1 जनवरी 2022 को इन्फोर्स किया गया। इसके 10 ओरिजिनल पार्टीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। बाद में साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। इंडिया पहले इसका पार्ट था लेकिन बाद में डेस्क एग्रीमेंट की वजह से इंडिया निकल गया या छोड़ दिया इंडिया ने। कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज में है जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस होगी। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया के अंदर 130 साल में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया। ICA जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, 1895 में लंदन में बनाई गई थी।
ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअल में डिफरेंट कोऑपरेटिव्स को कनेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है। 306 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, 105 कंट्रीज में स्प्रेड हो रखे हैं। ये एक अपेक्स बॉडी है कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को लेकर। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की बात करेंगे। इंडिया जो है वो री इलेक्ट हो चुका है यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन में 2025-26 के टर्म के लिए। 2005 में इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये एडवाइज करती है अगर किसी कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। 31 मेंबर स्टेट्स हैं। जनरल असेंबली से, सिक्योरिटी काउंसिल से ये चुने जाते हैं, और ये फाइनेंस भी कंट्रीब्यूट करती है डिफरेंट कंट्रीज में जहां पे कन्फ्लिक्ट लगा हुआ है, और डिफरेंट रेलिवेंट एक्टर्स को एक साथ लेके आती है ताकि कन्फ्लिक्ट के बाद के अप्रोच को हैंडल किया जा सके। इंडिया अमंग द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। अपने पर्सनल या फिर अपने लोग जो हैं सेवा करने वाले, आर्मी वगैरह वाले, वो इंडिया वहां पे भेजता है जहां पे पीस कीपिंग की फोर्सेज जो है वो तैनात की जाती है। इंडिया ने सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में अपने बंदे डिप्लॉय किए हैं। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ब्रिगेडियर अमिताभ झा को ट्रिब्यूट दिया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के गोलन हाइट के अंदर सर्विंग ऑफिसर थे। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है यूएनडीओएफ का, वो कैंप फॉर सीरियन साइड ऑफ गोलन हाइट में लाई करता है, क्योंकि गोलन हाइट का कॉन्फ्लिक्ट सीरिया और इजराइल के बीच में चल ही रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बनाई गई बॉडी है। 1974 के डिसएंगेजमेंट के दौरान, डिसएंगेजमेंट जब हुआ था ना इसराइल और सीरिया की फोर्सेस का गोलन हाइट को लेकर, उसके बाद से इसको बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है एक बफर जोन क्रिएट करके रखना जहां पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, सीज फायर मेंटेन करके रखना, लिमिटेशन का एरिया उसको सुपरवाइज करना, ताकि इसराइल और सीरिया की जो ट्रूप्स हैं वो एक दूसरे के दायरे में गोलन हाइट में ना घुस पाए। इसके अलावा हर 6 महीने में यहाँ पे रिन्यूअल किया जाता है चीजों का, और टिल जून 2025 तक फिर इसका पीरियड जो है यूनाइटेड नेशन डीओएफ का वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इंडिया जो है वो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर है, और यूएनडीओएफ जो है ये अल्फा लाइन के आसपास में इजराइल की तरफ तैनात है, और सीरिया लाइन जो है उस तरफ, सीरिया की तरफ में ब्रावो लाइन है, वहां पे भी तैनात है। तो इजराइल और सीरिया का ये जो अल्फा और ब्रावो लाइन है, ये कहाँ है? गोलन हाइट्स पे। सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट की बात करेंगे। इंडिया ने रिसेंटली सेकंड ट्रांचे जो है $US 2.5 मिलियन का, वो इनको रिलीज कर दिया है और एनुअल कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी रिलीफ वाली जो एजेंसी है, ये इसका हेडक्वार्टर अमन, जॉर्डन और गाजा के अंदर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1949 की रेजोल्यूशन से बनाई थी, क्योंकि उससे पहले 1948 में अरब और इसराइल का वॉर हुआ था। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज जो है उनको रिलीफ वगैरह देना, और फंड इसका जो है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है यूएन मेंबर स्टेट्स की तरफ से। इसका मैंडेट जो है वो 30 जून 2026 तक है। ये जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक में और ईस्ट ऑफ जेरूसलम में काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल की बात करें तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लाकूर जो है, इनको चेयरपर्सन तैनात किया गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का। इनकी अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल की, तो ये जनरल असेंबली ने ही स्टैब्लिश किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनल जस्टिस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेके आना। 5 मेंबर्स हैं, मेंबर्स को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करते हैं। काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? काउंसिल का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी सूटेबल कैंडिडेट है यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल के लिए, उसको तैनात करना, क्योंकि हो सकता है ना जज की पोजीशन वहां पे वैकेंट हो रखी हो, इसलिए ये किया जाता है। इसमें जस्टिस सिस्टम जो है उसको थोड़ा मजबूत किया जाता है जनरल असेंबली में। यूएन हैबिटाट की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन हैबिटाट ने एक वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 जो है वो लॉन्च की है। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है। 1978 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये दरअसल काम करती है ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम को लेकर और सोशली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सिटीज को प्रमोट करती है। इसमें गवर्नमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी सब मेंबर्स होते हैं। इसकी कुछ और पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट हो गई। कुछ कन्फ्लिक्टेड एरियाज जो न्यूज में है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गोलन हाइट्स। इजराइल ने एक्चुअल में गोलन हाइट में अपना जो सेटलमेंट का प्लान एक्सपेंड करने की बात की है, उसके लिए ये न्यूज में था। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द गोलन हाइट। ये बॉर्डर शेयर करता है, बेसिकली ये सीरिया के पास था। इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था 1967 में, 6 डे की वॉर के बाद। 1981 में फिर नेक्स्ट किया था, लेकिन तब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अभी भी इसको सीरिया का ही पार्ट इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। तो गोलन हाइट जो है वो सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन इसकी साउथ वेस्टर्न सीरिया में है। साउथ मतलब सीरिया के साउथ वेस्ट में है। एक तरीके का
रॉकी प्लेटू है, लेबनान के साथ भी इसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। रिवर अगर देखी जाए तो यहाँ से जॉर्डन रिवर इसको बाउंड्री करते हुए निकलती है। साथ में इसके वेस्ट में आप यहाँ देखेंगे सी ऑफ गैलीली है, तो लोकेशन पूछी जा सकती है सी ऑफ गैलीली कहाँ पे है, तो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ माउंट हरमन देखेंगे जो कि डेमेस्कस के पास है, ये यहाँ की पीक है हाईएस्ट में। और सीजनल वादी अल रुकात जो है वो इसके ईस्ट में है, यहाँ पे मार्क नहीं की गई है। यारमुक रिवर जो है वो इस गोलन हाइट के साउथ से फ्लो होती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सीरिया का जो कैपिटल है जहां आप देख रहे हैं डेमेस्कस, ये केवल 60 किलोमीटर ही है यहाँ से गोलन हाइट से। सो ऑब्वियसली अगर इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है तो यहाँ से सीरिया को विजिलेंट में रखा जा सकता है, उसमें निगरानी रखी जा सकती है। ये एक नेचुरल बफर भी है, मतलब अगर सीरिया को ऑक्यूपाई करना है, उसकी तरफ मिलिट्री एडवांसमेंट करना है, तो पहले गोलन हाइट का प्लेटू जो है उसको पार करके जाना रहेगा। आगे बात करेंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में। तो ये कॉरिडोर आपका हाल फिलहाल में न्यूज में था। इजराइल और हमस के बीच में जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद से फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजराइल ने क्या किया, खुद को विड्रॉ कर लिया। तो ये आपको यहाँ पे जो राफा के पास का एरिया दिख रहा है, यही आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। ये 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में पीस की ट्रीटी हुई थी, तब सेटअप किया गया था। ये एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की, आप देख सकते हैं बहुत पतला सा रास्ता है ना, लैंड एक तरीके का गाजा इजिप्ट बॉर्डर पे लगता है। ये गाजा सिटी आप देख रहे हैं और पैलेस्तीन जिन पे ऑक्यूपेशन रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये बॉर्डरिंग एरिया की ये लाइन है, इसी को हम ये कॉरिडोर कहते हैं। ये क्रिटिकल बॉर्डर है किसके बीच में, सदर्न गाजा के बीच में और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के बीच में, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्री के साथ इजिप्ट जो बॉर्डरिंग शेयर करता है ना, वो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है जो एक्चुअल में बॉर्डर शेयर करता है। और ये राफा क्रॉसिंग के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। आगे हम बात करेंगे लताकिया पोर्ट के बारे में। वन सेक। रिसेंटली इसराइल जो है उन्होंने मतलब काफी जगह पे सीरिया में हमला किया, मिलिट्री साइट्स पे। उनके नेवल बेसल्स जो हैं लातकिया पोर्ट पे, उन पे भी हमला किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीरिया है, राइट। सीरिया का जो कैपिटल है वो डेमेस्कस है। सीरिया जो है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है यहाँ मेडिटेरेनियन सी के साथ, यहाँ से आपको नजर आएगा, ठीक है। और फिर इस सीरिया को जब हम पूरा स्टडी करते हैं तो यहीं पे आपका लाताकिया पोर्ट है जो कि सीरिया के अंदर है। साथ में एक और पोर्ट है जो आपको मिलेगा, बानियस पोर्ट इसको कहते हैं। तो लाताकिया पोर्ट जो है ये ईस्ट मेडिटेरेनियन कोस्ट पे लोकेटेड है, सीरिया के वेस्ट में लोकेटेड है। और बाकी पोर्ट्स में जैसा देखा हमने बानियास है, और एक और पोर्ट है सीरिया के अंदर टार्टूस। सीरिया की अगर बात की जाए तो सीरिया का कैपिटल जो है वो डेमेस्कस है। यहाँ से देखिए सीरिया इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा था। तो इजराइल भी बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ, टर्की भी करता है, ऑब्वियसली इजिप्ट भी करता है, फिर आपका लेबनान करता है, सीरिया तो करता ही है, लेकिन जॉर्डन जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो सीरिया जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था। तो रिसेंटली हयात तहरीर अल शाम एक रिबेल है वहां पे, उन्होंने अलेप्पो जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सीरिया का, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ये आपका मेडिटेरेनियन सी के पास लोकेटेड कंट्री है सीरिया। इसकी बाउंड्रीज आप देखेंगे, टर्की के साथ बॉर्डर मतलब बाउंड्री शेयर करता है, फिर जॉर्डन के साथ शेयर करता है, यहाँ पे इजराइल के साथ करता है, लेबनान के साथ करता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये इराक है, इराक के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इंपॉर्टेंट सिटीज डेमेस्कस है, डेमेस्कस कैपिटल भी है, रिवर बारादा के पास में है। इसके अलावा होम्स और पल्मायरा नाम के शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेसेस जिनके अंदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट देखने को मिली। सबसे पहले निकारागुआ की बात करते हैं। निकारागुआ इज लोकेटेड इन द सेंट्रल अमेरिका। इसका कैपिटल मानुगुआ है। इंडिया और निकारागुआ ने अम्ब्रेला अग्रीमेंट साइन किया है ताकि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। ये जितने भी आपके सेंट्रल अमेरिका में रिपब्लिक हैं उनमें से लार्जेस्ट है सेंट्रल अमेरिकन का रिपब्लिक निकारागुआ। तो अच्छा, यहाँ पे आपको जो कंट्रीज दिख रहे हैं जैसे कि आपका मैक्सिको हो गया, बेलीजे है, फिर ग्वातेमाला है, एल साल्वाडोर है, होंडुरस है, कोस्टारिका है, पनामा है। तो इसमें आप नोटिस कीजिए केवल आपका बेलीजे एक ऐसा कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी जितने आप यहाँ देख रहे हैं ना लाइन से, वो सारे के सारे अटलांटिक यानी कि कैरेबियन सी की तरफ भी बॉर्डर शेयर करते हैं और पैसिफिक की तरफ भी उनका ओपनिंग जो है वो होता है। निकारागुआ का भी सेम ही है। निकारागुआ का बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है, ये होंडुरस के साथ शेयर करता है। फिर इसके ईस्ट में आपको कैरेबियन सी मिलेगा और पैसिफिक ओशियन ऑब्वियसली इसके वेस्ट में है, नीचे इसके कोस्टा रिका के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुआना के बारे में। इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है और गुआना बॉर्डर शेयर करता है सूरीनेम के साथ। ये दरअसल आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। सूरीनेम और वेनेजुएला के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसके नीचे एक और कंट्री है ब्राजील, उसके साथ भी इसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। अटलांटिक ओशन की तरफ ये ओपन भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट किया था। गुआना कैरिकोम का मेंबर है, कैरेबियन कम्युनिटी इसको कहते हैं, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी पार्ट है। डोमिनिका की बात करेंगे। इसका कैपिटल रोशी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये वन सेकेंड, यहाँ पे है डोमिनिका, कैरेबियन सी के ही पास में आपको बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड्स मिलेंगे, राइट। इसी में आपका ये एक डोमिनिका नाम का आइलैंड है या कंट्री कह लीजिए।
इन्होंने हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर से नवाजा है। मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ है ये कंट्री 1978 से। ये आइलैंड कंट्री है लेसर एंटाइल्स का इन द ईस्ट कैरेबियन सी। अब देखिए जितने भी ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, यहाँ पे इस चेन को हम लोग बोलते हैं लेसर एंटाइल। तो लेसर एंटाइल की चेन से डोमिनिका बिलोंग करता है, कैरेबियन सी के ईस्ट में आता है। ये इकलौता आइलैंड है जिसका एक रिलेटिवली लार्ज और डिस्टिंक्ट ग्रुप है कैरिब इंडियंस का। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीनलैंड की, काफी ज्यादा चर्चा में है। ग्रीनलैंड का कैपिटल इज नुक, आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम ग्रीनलैंड को बाय करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड एक्चुअल में आपका डेनमार्क का पार्ट है, राइट। और ग्रीनलैंड जो है उसके बगल में आपको क्लोज कंट्री जो है वो आइसलैंड देखने को मिलेगा, साथ में कनाडा मिलेगा। अच्छा, लोकेशन की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ये, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लाई करता है, डेनमार्क का पार्ट है। 2/3 जो इसका हिस्सा है ग्रीनलैंड का वो आर्कटिक ओशन के आर्कटिक सर्कल में लाई करता है। तो आम सी बात है इसका एक्सेस यूएसए को मिलेगा, इसलिए खरीदना चाहते हैं। इसके सराउंडिंग कंट्रीज जैसा बोला गया, कनाडा इससे सेपरेट होता है एल्सीमेरी आइलैंड से। नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री इसका आइसलैंड है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट आपका ग्रीनलैंड में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आइस शीट कहाँ पे वर्ल्ड की, अंटार्कटिका में। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ग्रीनलैंडर जो है वो यहाँ पे 24 आवर्स का सनलाइट एक्सपीरियंस करते हैं समर में। क्यों करते हैं? क्योंकि समर के टाइम पे सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है, तो उस टाइम पे आर्कटिक ओशन के मतलब आर्कटिक सर्कल में क्या है 6 महीने के लिए दिन रहता है काफी लंबे समय तक। और 24 आवर्स का सनलाइट जो है वो समर में यहाँ रहता है, 24 घंटे दिन ही रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइबेरिया की, कैपिटल है मोनरोविया। यहाँ पे आप लाइबेरिया को देख सकते हैं। लाइबेरिया जो है, इंडिया और लाइबेरिया ने हाल फिलहाल में पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो है उसको होल्ड किया है बायलैटरल टाइज को मजबूत करने के लिए। अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक भी है ये। कॉलोनियल जो रूल है वो यहाँ पे कभी भी नहीं रहा, मतलब कभी ये कॉलोनी नहीं बना है। इसकी लैंड बाउंड्री किससे शेयर होती है? सेरा लियोन नाम की कंट्री से, फिर आपका कोट डे आइवरी से, और साथ में आपके गुनिया नाम के देश से। मैरीटाइम बाउंड्री ये अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करता है जो कि इसके साउथ में है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में सहारा डेजर्ट है, ठीक है। मैंने आपको सहारा डेजर्ट सहेल रीजन के बारे में बताया भी हुआ है। तो सहारा डेजर्ट से जो विंड आती हैं, डस्टी और ड्राई हरमटन या डेजर्ट विंड्स उनको कहते हैं, वो यहाँ से आती हैं और यहाँ पे फ्लो करती हैं। उनको डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोस्ट के पास है, अटलांटिक ओशन के पास। यहाँ पे मच्छर और उससे जुड़ी बीमारियां बहुत होती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। लेकिन जब ये हरमटन विंड्स आती हैं, डेजर्ट विंड्स, ये उस सारी नमी को सोख देती हैं, बीमारी से राहत दिलवाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्वे की। नॉर्वे का कैपिटल जो है वो ओस्लो है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्वे। इंडिया नॉर्वे का इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन जो है अंडर द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन पैक्ट वो चल रहा है। 2/3 ऑफ नॉर्वे जो है वो आपका माउंटेन से घिरा हुआ है, साथ में यहाँ पे फिजॉर्ड पाए जाते हैं, ग्लेशियर फिजॉर्ड इनको कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? अभी देखिए, ये बिल्कुल नॉर्वे के पास यहाँ पे नॉर्वे ओशियन है, नॉर्वे सी है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है। तो क्या है, जो भी पहाड़ियां हैं, ग्लेशियर्स ही होंगे ऑब्वियसली, इतनी हाइट पे पोल्स के पास हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये पूरी की पूरी मतलब काफी हद तक धसी रहती हैं, या कह लीजिए पानी में सबमर्ज रहती हैं। तो जो ग्लेशियल ट्रोज है ना, वो हमेशा समुद्र के पानी से डीपली फिल्ड रहते हैं। शोर लाइन पे केवल आपको छोटी छोटी पीक ऐसे नजर आएंगी जो एक चेन के साथ चलती हैं, इन्हीं को हम लोग फिजॉर्ड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सॉन फिजॉर्ड जो नॉर्वे में पाया जाता है। यहाँ नॉर्वे के बॉर्डर में आप देखेंगे, नॉर्वे इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर विद स्वीडन, साथ में फिनलैंड और रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री मैंने आपसे पूछे भी थे, तो ध्यान रखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं, यानी कि ये 3 कंट्री केवल स्कैंडिनेवियन है। नॉर्डिक कंट्री की जब बात आती है तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे स्लोवेनिया की। कैपिटल जो है वो इसका लुजुब्लिजाना है। इंडिया स्लोवेनिया ने 5 साल का प्लान जो है साइंटिफिक कोलैबोरेशन का अनाउंस किया है। ये आप यहाँ देखेंगे, स्लोवेनिया ये रहा, ये आपका सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। ये बाउंड्री शेयर करता है ऑस्ट्रिया के साथ, हंगरी के साथ, साथ में क्रोएशिया के साथ और यहाँ पे इटली के साथ। इसका कोस्ट लाइन जो है वो गल्फ ऑफ वेनिस की तरफ ओपन होता है, क्योंकि ये जो एड्रियाटिक सी है इटली के पास, यहीं पे आपका है गल्फ ऑफ वेनिस, तो स्लोवेनिया भी गल्फ ऑफ वेनिस को बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइजीरिया की। कैपिटल अबूजा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये बॉर्डर शेयर करता है नाइजर, शाद, कैमरून और बेनिन नाम की कंट्री के साथ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे नाइजीरिया नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर का टाइटल दिया गया। मैंने बॉर्डर बता दिया। मैरीटाइम बॉर्डर देखिए तो ये आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ गुनिया है, गल्फ ऑफ गुनिया के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। फिर यहाँ अटलांटिक ओशियन है ऑब्वियसली।
मेजर लेक्स यहाँ पे हैं। लेक चार्ट जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, ये केवल नाइजीरिया में नहीं मतलब लाई करती है, ये लेक यहाँ पे है जो कि नाइजीरिया, नाइजर और शाद के साथ शेयर होती है। लार्जेस्ट ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है ये अफ्रीका का, और काफी पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका का, मतलब काफी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। लेसोथो की बात करेंगे, लेसोथो पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर ही आता है। इस ये मतलब अलग सी कंट्री है। मैसेरू इसका कैपिटल है। इंडिया ने यहाँ पे 1000 मेट्रिक टन का राइस जो है वो भेजा था, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की समस्या आ रही थी। तो जैसा मैंने बोला, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक वो कंट्री होते हैं जो समुद्र के साथ ओपन नहीं होते हैं। एंटायरली साउथ अफ्रीका में लाई करता है। इसको द माउंटेन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे ट्राइटोन आइलैंड की। रिसेंट सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि मिलिट्री बिल्डअप जो है चाइना के द्वारा वो ट्राइटोन आइलैंड पे भी बनाया जा रहा है। ट्राइटोन आइलैंड आपका यहाँ पे आता है। देखिए, साउथ चाइना सी को पूरा इंडिया पूरा जो चाइना है वो कवर करना चाहता है, ऑक्यूपाई करना चाहता है, यहाँ पे 9 डैश लाइन बना के। इसलिए में पैरासल आइलैंड है। पैरासल आइलैंड जो है उसी में आपका ये ट्राइटोन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। तो देखिए, पैरासल के ग्रुप में ही ट्राइटोन आइलैंड आता है साउथ चाइना सी के अंदर। इसको जीशा आइलैंड चाइना के अंदर कहा जाता है। चाइना इसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, लेकिन वियतनाम और ताइवान इस पे अपना क्लेम देते हैं और कहते हैं कि हमारा आइलैंड है। चाइना ने जो पैरासल नाम का ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये साउथ वियतनाम से 1974 के नेवल क्लैश में ऑक्यूपाई कर लिया था। साउथ कोरिया की बात करेंगे। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है। पार्लियामेंट ने मतलब यहाँ पे एक तरीके से इम्पीचमेंट किया गया है यून का। और लोकेशन अगर देखी जाए तो ईस्ट एशिया में है। इसके ईस्ट में आपको ईस्ट सी या सी ऑफ जापान मिलेगा, वेस्ट में येलो सी मिलेगा, और साउथ कोरिया और जापान के बीच में आपको कोरिया स्ट्रेट मिलेगी। नॉर्थ कोरिया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, और सेपरेट किया गया है नॉर्थ कोरिया से इसको 38th पैरेलल की लाइन से, जिसको हम 38th पैरेलल लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। और डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो दोनों के बीच में बना हुआ है। वाटर बॉडी मैंने आपको बता दी। अब ध्यान रखिएगा, यूएस जो है उन्होंने यहाँ पे थार्ड को भी डिप्लॉय किया था इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि यूएस की नॉर्थ कोरिया से बनती नहीं है, तो यूएस इज सपोर्टिंग द साउथ कोरिया। थार्ड जो है वो इनका सिस्टम है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा रिएम यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री डोमेन समिट 2024 का जो है वो सियोल में साउथ कोरिया में ही हुआ था, जहां पे लीगली नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट जो है फॉर द एक्शन टू गवर्न द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री वो अनाउंस किया गया। आगे बात करेंगे कर्च स्ट्रेट की। रशियन टैंकर जो है उन्होंने हाल फिलहाल में, रशियन टैंकर यहाँ पे स्प्लिट हो गए थे स्टॉर्म के कारण, और ऑयल जो है कर्च स्ट्रेट में वो स्पिल हो गया था, गिर गया था पानी के ऊपर बहुत सारा ऑयल। तो कर्च स्ट्रेट आप देखिए, ये क्रीमिया पेनिसुला है, ये यूक्रेन का हिस्सा था, रशिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद से रशिया को G7 के ग्रुप से निकाल दिया गया था। पहले G7 G8 हो गया था जब रशिया ने ज्वाइन किया था, फिर से वो G7 बन गया रशिया को निकालने के बाद। तो कर्च स्ट्रेट एक्चुअल में क्या है? कर्च स्ट्रेट ये है आपका जो ब्लैक वाला पोर्शन है। तो यहाँ क्रीमिया और रशिया पेनिसुला के बीच में ही आता है, ठीक है। और रशिया ने यहाँ पे क्रीमियन ब्रिज बना रखा है। कर्च स्ट्रेट हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर जो सी ऑफ एजोव है और नीचे जो ब्लैक सी है, इसको आपस में कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, नैरो वाटर वे है, दो पीस ऑफ लैंड को आपस में मतलब सेपरेट करता है। और इसकी लोकेशन जैसे देखी गई, क्रीमियन पेनिसुला के ये ईस्ट में लाई करता है, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करता है। और रशिया जो है वो यहाँ से ग्रेन का एक्सपोर्ट, बहुत सी चीजों का एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्रिज बना लिया रशिया ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे छाबहार पोर्ट की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो डेलीगेशन है, उन्होंने अफगानिस्तान को छाबहार पोर्ट के एक्सेस के बारे में बोला है, ताकि इसके साथ कनेक्टिविटी करते हुए इंडिया जो है छाबहार पोर्ट के थ्रू ही अफगानिस्तान के साथ अपना ट्रेड कर सके। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर। कांडला से सामान जाएगा छाबहार पोर्ट में। छाबहार पोर्ट ईरान के अंदर है। यहाँ से आगे रोडवे और रेलवे के थ्रू कनेक्टिविटी करते हुए अफगानिस्तान में सामान जो है वो पहुंचाया जा सकता है, और आगे फिर यूरोप में कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। सो छाबहार पोर्ट बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को बाईपास करना, क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकते थे, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो अपसाइड डाउन चलते रहते हैं। जो लोकेशन है आपका छाबहार पोर्ट का, वो गल्फ ऑफ ओमान के पास है। गल्फ ऑफ ओमान मतलब ईरान के अंदर ही गल्फ ऑफ ओमान की तरफ ओपनिंग है। दो डिस्टिंक्ट पोर्ट है यहाँ पे, शहीद बहस्ती और शहीद कालांतरी। ध्यान रखिएगा, उनको कंबाइनली हम लोग छाबहार पोर्ट के नाम से बोलते हैं। सिग्निफिकेंस यही है कि बाईपास किया जा सकता है इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को, फिर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। और दोनों ने ही, ईरान और इंडिया ने, छाबहार पोर्ट को इंपॉर्टेंट एक पोर्ट बोला है, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को आगे लेके जाने में मदद करेगा। पनामा कैनाल की बात करते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो पनामा कैनाल के ऊपर अपना कंट्रोल जल्द ही ले लेगा। तो देखिए, पनामा कैनाल पनामा नाम की कंट्री के पास है, बिल्कुल यहाँ पनामा कंट्री है ना, सेंट्रल अमेरिका में, और फिर ये पनामा कैनाल है आपकी। तो दरअसल यूएस को अगर अपने ही एरिया में ट्रेड करना होता तो पनामा कैनाल से वो गुजर के निकलता था, तो आसानी से ट्रेड हो सकता था कम समय में। पहले ये वाला रूट फॉलो करना पड़ता था।
ओल्ड रूट, ठीक है, ये बहुत बड़ा था। पनामा कैनाल 82 किलोमीटर का आर्टिफिशियल वाटरवे है, पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है। ये कैनाल से जो शिप्स गुजरती हैं वो गतून लेक से होते हुए गुजरती हैं। ये जो पनामा कैनाल है ना, इसी के बगल में गतून लेक है। ये वन ऑफ द टू मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवे है वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहला कौन सा है? स्विस कैनाल, सेकंड आपका पनामा है, क्योंकि यहाँ से ईस्ट से वेस्ट कोस्ट अगर यूएस का जोड़ के ट्रेड करना हो तो ये उसके रास्ते को काफी छोटा कर देता है, जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में। वन सेक। रिसेंटली गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने का प्रपोजल दिया गया है। अगर देखा जाए गल्फ ऑफ मैक्सिको के बॉर्डर कंट्री जो है वो यूएस है, फिर आपका यहाँ पे मैक्सिको है और यहाँ पे क्यूबा है। ये अटलांटिक ओशियन को, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू। ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है तो यहाँ से अटलांटिक ओशियन से जाके जुड़ जाता है। अगर इसको कैरेबियन सी से जोड़ना हो तो यहाँ बीच में है युकातन चैनल। युकातन चैनल इसको कैरेबियन सी से जोड़ता है। मिसिसिपी रिवर और रियो ग्रांडे रिवर जो है वो यहाँ पे जाके फ्लो करती है। यूएस, मैक्सिको और क्यूबा के द्वारा इसका ऑनरशिप जो है वो शेयर किया जाता है। ये लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन है, फिशरीज का रिसोर्स है, इसलिए यूएस इसको ऑक्यूपाई करने की बात कर रहा है। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हरिकेन्स और ट्विस्टर्स आते रहते हैं, क्योंकि वार्म वाटर है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी टर्बुलेंट रहती है। नेक्स्ट में बात करते हैं बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन की पहली बात है, रिसेंटली फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में दुबई के अंदर हुआ। बैकग्राउंड देखें तो इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी से आता है। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी भी है कि अफगानिस्तान जो है वो हार्ट ऑफ द एशिया है। अगर सेंट्रल एशिया का एक्सेस इंडिया को चाहिए तो डेफिनेटली खाइबर बोलन जैसे पासेस से क्रॉस होना पड़ेगा, जो कि अफगानिस्तान में लाई करते हैं। कुछ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, जैसे कि सलमा डैम जो कि वहां पे वाटर रिसोर्स का प्रोजेक्ट है। जरंज दिलराम हाईवे है जो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर को कनेक्ट करता है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, काबुल में खोला गया। अफगान पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है काबुल के अंदर, उसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। शतूत डैम है जो वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है काबुल के अंदर। हबीबिया स्कूल है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है काबुल के अंदर, इंडिया ने सेटअप किया सपोर्ट करके। अफगानिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज काबुल। यू कैन सी द अफगानिस्तान हियर। अच्छा, अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, मतलब इसका समुद्र को एक्सेस नहीं है डायरेक्टली, यू कैन सी, है ना। और अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज ध्यान से आपको याद रखने हैं, बिकॉज ऐसा पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, अफगानिस्तान के बारे में, बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा भी जा चुका है। तो ये बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, फिर इधर देखिए ईरान के साथ, उस साइड में आप जाइए तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, फिर यहाँ पे तजाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, लेकिन किर्गिस्तान के साथ इसका कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता। और इंडिया के साथ आपको यहाँ पे दिखेगा तो बॉर्डर शेयर होता हुआ, लेकिन एक्चुअल में अब ये आपका पीओके के अंदर चला गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली उसका मेंशन भी नहीं मिल रहा। लैंडफॉर्म की बात करें तो प्रीडोमिनेटली ये माउंटेनियस है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। हिंदकुश माउंटेन रेंज यहाँ पे पास होती है, हाई प्लेटू डेजर्ट वगैरह मिलते हैं। अब अगर रिवर्स देखें तो यहाँ पे अमू दरिया जो है वो बहती है, हेलमंड रिवर बहती है और हरी रिवर भी बहती है। अमू दरिया जो है ये सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में कॉमन में बहती है। अदर की इफेक्ट जैसे मैंने बोला लैंडलॉक कंट्री है। वक्खन कॉरिडोर जो है ये बहुत छोटा सा नैरो स्ट्रिप है, ये देखिए वक्खन कॉरिडोर छोटा सा नैरो स्ट्रिप है, जिससे कि ये चाइना के साथ कनेक्ट हो जाता है अफगानिस्तान जाके। इंडिया श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर विजिट किया। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है उस पर बात की गई है। 2000 का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो उसको एनहांस किया जाएगा इसके अंदर। फिर आपका कंकेन सिथरोई पोर्ट जो है वो भी ज्वाइंटली बनाया जाएगा। डिजिटल आइडेंटिटी के ऊपर काम किया गया, दोनों मिलकर यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो है उसको साइन करने की बात की गई है, ताकि टैक्स ट्रीटी एब्यूज ना की जा सके, मतलब अच्छे से इसका टेक केयर करना अग्रीमेंट का ये जरूरी है। अदर इनिशिएटिव में माहो अनुराधापुरा रेलवे सिग्नलिंग या फिर आप कह लीजिए कनेक्टिविटी जो है रेलवे की, वो यहाँ पे बनाई जाएगी श्रीलंका के अंदर। इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को अगर देखा जाए तो एनर्जी कॉर्पोरेशन में क्या है कि दोनों एक दूसरे को एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसमें फंडिंग करते हैं, एलएनजी सप्लाई करते हैं। संपूर्ण पावर प्रोजेक्ट एक इसका एग्जांपल है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी इंडिया श्रीलंका की मदद कर चुका है, ताकि मतलब श्रीलंका को काफी फंड इंडिया प्रोवाइड कर चुका है ताकि वो कर्जे से मुक्त हो सके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे है? इंडिया श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, टॉप एफडीआई देता है वहां पे, बहुत सारे टूरिस्ट श्रीलंका में घूमने भी जाते हैं इंडिया से। आईएमएफ के बेल आउट की अगर बात की जाए तो इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिसने कि आईएमएफ के तहत, आईएमएफ को मतलब आप रखिए कि आईएमएफ को मीडिएटर बनाते हुए श्रीलंका को फाइनेंस दिया था, ताकि वो अपनी डेट की कंडीशन से खुद को खत्म कर सके, उभार सके खुद को, ठीक है। आईएमएफ का जो बेल आउट प्रोग्राम होता है ये तब दिया जाता है जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी की को चेयर भी आपका इंडिया था।
ये कमेटी 2023 में 17 कंट्रीज को मिला के बनाई गई थी। इसमें इंडिया, जापान, फ्रांस भी मेंबर थे और भी बाकी कंट्रीज थे। ये कमेटी इसलिए बनाई थी ताकि श्रीलंका के डेट या कर्जे को कैसे ट्रीट करना है उसकी बात की जा सके। इसमें पेरिस क्लब के क्रेडिटर्स और ऑफिशियल बायलेटरल जो क्रेडिटर्स हैं वो शामिल थे। कल्चरल सपोर्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया ने वहां पे तिरुकिथी शिवरम टेम्पल है उसकी रिस्टोरेशन के लिए फाइनेंस और सपोर्ट दिया है। चाइना की इन्फ्लुएंस का अगर श्रीलंका के अंदर प्रेजेंस देखा जाए तो हम्बनतोता जो पोर्ट है ना वो एक्चुअल में चाइना ने एक तरीके से लीज पे ही ले लिया है श्रीलंका से, क्योंकि बहुत कर्जा दे दिया। जब वो लौटा नहीं पाए तो चाइना ने इस तरीके से कुछ कब्जा किया है, ठीक है। और चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ना उसका भी हिस्सा है ये पोर्ट। 13th अमेंडमेंट की बात करेंगे, ये आपका अमेंडमेंट वहां पे श्रीलंका के अंदर चल रहा है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो डिले किया जा रहा है। इस अमेंडमेंट से क्या होगा, जो तमिल प्रोविंसेस है जहां पे तमिलियन लोग रहते हैं उनको वहां पे पावर दी जाएगी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया जाएगा। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका का जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 सेकेंड, अच्छा यहाँ पे उसको मार्क नहीं किया गया है, बाकी यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मार्क किए गए इनको देखिए। एक है आपका पोर्ट ऑफ कंकेन सेनुथ्रोई, पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो, पोर्ट ऑफ त्रिनकोमेली, पोर्ट ऑफ ओलुविल, फिर पोर्ट ऑफ हम्बनतोता, पोर्ट ऑफ गैले और पोर्ट ऑफ कोलंबो, ठीक है। मैरीटाइम अगर बॉर्डर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल जो है वो इसके ऊपर वाले हिस्से में आ जाता है, फिर इंडियन ओशन इसके साउथ में आता है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट आ जाती है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु का आखिरी पॉइंट आता है धनुषकोडी, है ना। और इंडिया के साथ पाक स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट भी होती है एडम्स ब्रिज के थ्रू। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इसके वेस्ट में आती है, पाक स्ट्रेट के बिल्कुल यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार आती है। ये श्रीलंका को इंडियन सब कोऑर्डिनेट से अलग करती है। इंपॉर्टेंट पीक्स है यहाँ की एदम पीक जिसको सिरिपादा भी कहते हैं, और पिदुरतुगाला ये हाईएस्ट पीक है यहाँ की। इंडिया इंडोनेशिया की बात करेंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर 75th एनिवर्सरी थी इंडिया इंडोनेशिया डिप्लोमेटिक रिलेशन की, उस दौरान पे विजिट किया और 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट भी किया। इंडिया इंडोनेशिया का रिलेशन अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट को दोनों ने एनहांस किया है इकोनॉमिक फाइनेंस डायलॉग के थ्रू। रीजनल पार्टनरशिप में दोनों ब्रिक्स के, इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन के, फिर PIF के मेंबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया का वहां पे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल का प्रोजेक्ट चल रहा है। इंडोनेशिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशियान नेशंस में। इसके अलावा वहां पे सबांग पोर्ट जो है उसके डेवलपमेंट में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है ये उससे अलाइन होता है। इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। बेसिकली इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां के पोर्ट्स वगैरह जो है उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है ताकि वहां पे इक्वली ग्रोथ किया जा सके। क्लाइमेट रेजिलियंस की अगर बात की जाए तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का दोनों कंट्रीज पार्ट हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल इज जकार्ता, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जकार्ता है। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये जो जकार्ता है ये इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड पे आता है, कौन से आइलैंड पे लाई करता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स में अगर देखा जाए तो ये अपना लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है, पापुआ न्यू गिनिया से, जो कि आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा। फिर यहीं पे आपका अच्छा ये पापुआ न्यू गिनिया है, यहाँ पे आपका ईस्ट तिमोर है इसके बिल्कुल साउथ ईस्ट में, फिर मलेशिया इसके नॉर्थ में, यहाँ जिनसे ये बॉर्डर शेयर करता है। मलेशिया का कुछ हिस्सा आपको यहाँ दिखेगा, कुछ यहाँ पे दिखेगा जो कि आपका बोर्नियो आइलैंड पे है। तो बोर्नियो आइलैंड का जो वेस्ट वाला साइड है ना वो आ जाता है एक्चुअल में कहाँ, इंडोनेशिया के अंदर। मैरीटाइम बॉर्डर अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, जो कि सिंगापुर और इंडोनेशिया को आपस से अलग करती है। फिर यहाँ पे इसके नॉर्थ में सेलेबस सी है, यहाँ पे फिलीपींस के एरिया के पास में। अरफोरा सी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की तरफ पड़ जाता है। फिर इसका तिमोर सी जो है वो यहाँ पे साउथ में पड़ता है। पैसिफिक ओशियन जो है ये इसके ईस्ट में है। जावा और बाली सी जो है ये इसी के जावा आइलैंड के पास मिलता है आपको। ये एक आर्चिपेलागो है, मतलब चेन ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक सिंगल ऐसे लैंडमार्क नहीं है, चेन ऑफ आइलैंड्स है, छोटे छोटे जिससे ये कंट्री बनता है। लगभग 17,000 आइलैंड्स हैं इसके अंदर। इंडिया कुवैत रिलेशन की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत को विजिट किया है। पहला ट्रिप है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का 43 इयर्स में, ताकि रिलेशनशिप मजबूत किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर को वहां पे कुवैत का हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया और दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात की है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कुवैत ने इसमें ज्वाइनिंग किया है। 35 एशियन कंट्रीज जो है उनको मिलाकर इंक्लूडिंग द कुवैत एशियन कोऑपरेशन डायलॉग जो उसको हाईलाइट किया गया। फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों ने रिन्यू किया, 2029 तक चलेगा। इंडिया ने कुवैत का प्रेज भी किया 4th दुशंबे प्रोसेस को होस्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए था। इसके अलावा कुवैत जो है वो 3.5% इंडिया की एनर्जी नीड को मीट करता है। वहां पे पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम जो है उसमें इंडिया का इंटरेस्ट भी है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो $1 बिलियन का सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो इंडिया में लेके आने की उसमें है कोशिश में, ताकि इंडिया में आके इन्वेस्ट किया जा सके।
कुवैत की बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसका कैपिटल जो है वो इटसेल्फ कुवैत सिटी है। ये बॉर्डर शेयर करता है लैंड वाला इराक के साथ, फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ साउथ के अंदर। मैरीटाइम बॉर्डर अगर देखा जाए तो पर्शियन गल्फ के साथ मैरीटाइम बॉर्डर है, और लैंडफॉर्म यहाँ का फ्लैट है, डेजर्ट का एरिया है मेनली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा 1 सेकेंड, आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि इराक के अलावा यहाँ पे ईरान से भी कुवैत का जो बॉर्डर है वो टच होता है। फिर आइलैंड्स की बात करें तो फेलियाका आइलैंड, बुबियान आइलैंड, वारभा आइलैंड यहाँ के मेन आइलैंड्स हैं। इंडिया एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को 1981 में सेटअप किया गया था। इसके मेंबर्स में 6 मेंबर्स हैं, बहरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। रिलेशनशिप अगर देखा जाए इंडिया और जीसीसी का, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन, तो जीसीसी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। 2023-24 में दोनों का जो रिलेशनशिप था इकोनॉमिक लेवल पे वो ऐसा था कि 14% इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड जो था वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ ही था। एनर्जी सिक्योरिटी में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल को सप्लाई करते हैं, नेचुरल गैस को देते हैं, और कतर जो है इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है किसका, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। इसके अलावा बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा जो है वो जहां वहां पे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में जाके काम करता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है रेमिटेंस का, क्योंकि वहां पे रह रहे लोग यहाँ पे इंडिया में पैसा भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, ठीक है। और सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में रेमिटेंस के थ्रू यूएसए से आता है। लेबर माइग्रेशन और सोशल इश्यूज की बात की जाए तो इंडिया ने कुछ कंसर्न रेज किए थे, जैसे कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के कंट्रीज में कफाला सिस्टम चलता है, जिसमें जो भी वर्कर उनके साथ आयोग के काम करता है ना उसको थोड़ा सा बांध के रखते हैं, उन पर बहुत सारा कंट्रोल लगा के रखते हैं, इसको मतलब रूल्स को वायलेट करते हैं लेबर नॉर्म्स को। उसके ऊपर इंडिया ने बात की थी कि इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। इसके अलावा एशियन प्रीमियम जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी पैटर्न में क्रूड ऑयल की प्राइसिंग में उन कंट्रीज के द्वारा लगाया जाता है, और ये ओपेक कंट्रीज जो है वो लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ एशियन प्रीमियम का, कि एशिया की तरफ जो क्रूड ऑयल वो सप्लाई करेंगे ना उस पर ये एक्स्ट्रा चार्ज लगा देंगे। इंडिया और यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे। रिसेंटली मीटिंग जो है वो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर, इंडियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के बीच में कंडक्ट की गई। यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का 9th लार्जेस्ट पार्टनर है, और हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स पे दोनों ही बात कर रहे हैं, और दोनों का कनेक्टिविटी पार्टनरशिप भी अच्छा है। दोनों कंट्रीज जो है वो डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि एयरबस C295 मिलकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फिर दोनों ने टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है वो डिवेल्प की है ताकि कोलैबोरेशन किया जा सके एआई के ऊपर। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ 2024 में। कुछ डेवलपमेंट यूरोप के अंदर, जैसे कि डिजिटल सर्विस एक्ट, वो वहां का एक लैंडमार्क रूल बुक है जहां पे लिखा गया है कि कैसे ऑनलाइन एनवायरनमेंट को सेफ बनाया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ने एक नेवल मिशन लॉन्च किया है ऑपरेशन एस्पाइडस, ताकि रेड सी से जो आपके शिप वगैरह गुजरते हैं उनके ऊपर हुदी रिबेल जो हैं, जो कि यमन में बैठे हुए रिबेल्स हैं, वो अटैक न करे, प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन है। NB8 जो है उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया। 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज हैं ये एक्चुअल में, जिन्होंने रायसीना डायलॉग में न्यू दिल्ली के अंदर पार्टिसिपेट किया। सो NB8 का एस्टेब्लिशमेंट 1992 में रीजनल कॉपरेशन इनिशिएटिव के थ्रू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे डिस्कशन करना। नॉर्डिक कंट्रीज में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क आते हैं, और बाल्टिक कंट्री में आप यहाँ देखेंगे क्योंकि ये बाल्टिक सी है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते हैं। यूरोपियन यूनियन का जो डी फैक्टो कैपिटल है वो आपका ब्रुसेल है। तो आपको यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जो हाईलाइटेड कंट्रीज है वो सारे इसके मेंबर्स हैं, बट आप देख सकते हैं नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है, बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ना। और फिर रशिया भी नहीं पार्ट होगा। अब मेंबर स्टेट्स में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर्स का। इसका जो लैंड बॉर्डर है वो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूके और सेवरल बाल्कन कंट्रीज के साथ टच होता है। बाल्कन कंट्रीज कौन से हैं, ये जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर जो है इसका अटलांटिक ओशन के साथ लगता है, क्योंकि इस तरफ इसके अटलांटिक ओशन पड़ जाता है। फिर यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी पड़ जाता है, उसके साथ लगता है। ऊपर जैसे हमने देखा यहाँ पे बाल्टिक सी पड़ जाता है, और फिर यहीं पे डेनमार्क के पास में आपका नॉर्थ सी पड़ जाता है। माउंटेन रेंजेस अगर देखी जाए तो यहाँ पे एल्प्स, पेरिन्स, कैपेथियंस, कैपेथियन, ये माउंटेन रेंजेस यूरोपियन यूनियन में लाई करती हैं। इसके अलावा माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट पीक है एल्प्स माउंटेन की। रिवर्स में डेन्यूब रिवर जो है ये फ्लो करती है उल्म से, और इसके अलावा वियना ऑस्ट्रिया से गुजरती है, बुडापेस्ट जर्मनी से गुजरती है, बेलग्रेड से गुजरती है, और ब्लैक सी में जाके एंड हो जाती है। राइने रिवर जो है इन द सेम मैनर नॉर्थ सी में जाके गिरती है, और ये आपकी फ्रांस के थ्रू, बाकी जर्मनी के थ्रू, रॉटरडैम में ये सब फ्लो होते निकलती है। फिर सेने रिवर जो है ये पेरिस से फ्लो होती है पर्टिकुलरली, और इंग्लिश चैनल में
खत्म हो जाती है। ये है फ्रांस आपका, यहीं पे आपका पेरिस है, और ये है यहाँ पे इंग्लिश चैनल, यहाँ पे आपकी सेनी रिवर खत्म हो जाती है। इंडिया जर्मनी रिलेशन की बात करें तो जर्मन के चांसलर के द्वारा विजिट किया गया इंडिया के अंदर, ताकि टाइज को बिल्डअप किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ये 25th एनिवर्सरी थी इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और 50th एनिवर्सरी थी उनके साइंटिफिक कॉपरेशन अग्रीमेंट की। 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है ये। इंडिया जर्मनी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप रोड मैप जो है वो भी तैयार किया गया एआई और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। कुछ फैक्ट्स देखिए, जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट यूरोपियन ट्रेड पार्टनर है, और जर्मनी जो है उसने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप में 10 बिलियन यूरो इन्वेस्ट भी किए हैं सोलर प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो 49 प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी कर रहा है। जर्मनी की बात की जाए तो यहाँ देखिए, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। इसका जो बॉर्डर शेयर होता है वो किससे शेयर होता है, ये देखिए, डेनमार्क से, नीदरलैंड से, फिर लग्जमबर्ग से, फ्रांस से, बेल्जियम से, ऑस्ट्रिया से, पोलैंड से, और आपका चेक रिपब्लिक से। ये कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर में इसके ऊपर यहाँ पे आपको नॉर्थ सी मिलेगा, फिर इस तरफ में बाल्टिक सी मिल जाएगा इसके नॉर्थ ईस्ट में। रिवर्स यहाँ से राइने रिवर, एल्बे, डेन्यूब, ओडर रिवर फ्लो होती हैं। जर्मनी लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, और 4th लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड की। इंडिया और इटली के रिलेशन की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इटली के द्वारा ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 तक का जो है वो अनाउंस किया गया है, ताकि अच्छे से रिलेशन जो है वो ग्रो किया जा सके। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ऑटोमेटिव, सेमीकंडक्टर की फील्ड में डील किया जाएगा। फिर इसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में दोनों मेंबर्स हैं। साइंस एंड टेक के लिए दोनों एआई डिजिटलाइजेशन स्पेस पे काम कर रहे हैं। साथ में इंडो इटालियन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। टेक समिट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे और अलायंस लाई जा सके। दोनों इसका भी पार्ट है। इंडिया इटली रिलेशन का हिस्टोरिकल कनेक्ट देखें तो इटली के पोर्ट सिटीज जो हैं वो पोर्ट्स है जहां से इंडिया की तरफ ट्रेड जो है हुआ करता था, क्योंकि इंडिया से मसाले जाते थे। तो एक एशियंट स्पाइस रूट है। मार्को पोलो इटली से ही इंडिया आए थे 13th सेंचुरी में। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोनों 2023 के अंदर बने थे। इटली जो इसने चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से एग्जिट कर लिया है, और इंडिया भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को पसंद नहीं करता। इसके अलावा इटली इंडिया का 4th लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग पार्टनर है। डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट दोनों ने साइन किया। रिसर्च इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पे काम कर रहे हैं। इटली जो है वो इंडिया लेड इनिशिएटिव जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको सपोर्ट कर रहा है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट भी साइन किया है, ताकि आपस में लोग जो है वो एक से दूसरे कंट्री में दोनों में ट्रेवल कर सकें। इटली की बात करेंगे, इटली आप देख सकते हैं, इटली का कैपिटल जो है वो रोम है। इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से शेयर होता है। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी है इसके यहाँ पे साउथ में। साथ में यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रिहेनियन सी, फिर इधर आयोनियन सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, और यहीं पे आपका लिगुरियन सी भी है इसके नॉर्थ वेस्ट में। 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइगोरियन सी। लैंडफॉर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पे सिसिली और सार्डिनिया जैसे आइलैंड्स जो है वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये आइलैंड्स है अलग, है ना, ये भी इसका पार्ट है। रिवर्स, पो रिवर यहाँ की लॉन्गेस्ट है। आर्नो रिवर, तिबर रिवर, एडिगे रिवर यहाँ से फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट पीक में मॉन्ट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट पीक है एल्प्स की, वो यही इटली के अंदर लाई करती है, और यहाँ पे बॉर्डर बनाती है फ्रांस के साथ। माउंट एटना एक्टिव वॉल्केनो है सिसिली के अंदर। सिसिली क्या है, इटली का पार्ट है, बट एक आइलैंड है। अब वेटिकन सिटी एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है वर्ल्ड के अंदर, ये आपका रोम के अंदर ही लोकेटेड है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज में डिजी फ्रेमवर्क की बात करेंगे। यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने ये फ्रेमवर्क साइन किया है, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा प्राइवेट सेक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करना, और ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, 5G को सपोर्ट करेंगे, डाटा सेंटर, स्मार्ट सेंटर्स, ये सब बनाए जाएंगे। इंडिया के ग्लोबल डीपीआई इनिशिएटिव में यूएस और इंडिया का भी पार्टनरशिप हो चुका है। G20 फ्रेमवर्क पे भी हमने ग्लोबल डीपीआई की बात की है। साथ में हम लोग डीपीआई के जो टूल्स वगैरह हैं और सोर्सेज उनको भी होस्ट कर रही हैं। रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी की बात करेंगे। इंडिया ने फाइनल एक्ट जो था इस ट्रीटी का उसको साइन कर लिया, और बोला कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे दोनों काम करेंगे, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। देखिए, नियरली 20 इयर्स के बाद ये नेगोशिएशन जो हुआ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स का ही ये एक आप बोलिए ट्रीटी है, और ये लैंडमार्क है काफी, क्योंकि इससे मतलब आईपी सिस्टम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इकोसिस्टम वो मजबूत होगा। डिजाइन आईपी का ही पार्ट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसे आपका पेटेंट आता है, जीआई टैग्स आते हैं, ऐसे डिजाइन भी आता है। किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्नामेंट एस्पेक्ट को डिजाइन कहा जाता है। वीपो का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये यूएन एजेंसी है, 1967 में बनाई गई थी आईपी राइट्स को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए। 193 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया भी इसका पार्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ब्राजील ने मतलब
चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके खिलाफ आवाज उठाई है और ये सेकंड ब्रिक्स मेंबर बनाया है जिसने कि इसको ज्वाइन करने से या फिर इसके खिलाफ आवाज उठाने का मतलब एक तरीके से वो दिखाया है, गट्स दिखाया है और इंडिया की तरह ही मतलब कह रहा है कि ये सही चीज नहीं है। प्रीवियसली इटली और फिलीपीन भी हमने देखा बीआरआई को छोड़ चुके हैं। बीआरआई दरअसल 2013 में वन बेल्ट वन रोड के नाम से लॉन्च किया था चाइना ने। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव एशिया को अफ्रीका से यूरोप से कनेक्ट करेगा, एक तो लैंड के थ्रू फिर सीधा मैरीटाइम या समुद्र के रास्ते से। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है ये चाइना को यूरोप से और मिडल ईस्ट से जोड़ेगी, इसमें सीधा कॉन्टिनेंट्स या फिर लैंड ही कनेक्ट होगा। मैरीटाइम सिल्क रोड में सी के रूट को चुना जाएगा, इसमें चाइना पहले साउथ ईस्ट एशिया से फिर साउथ एशिया अफ्रीका और फिर यूरोप से जाके कनेक्ट होगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव कोऑपरेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो नेपाल और चाइना ने इसको साइन कर लिया है। ये फ्रेमवर्क जो है ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स को नेपाल में इंप्लीमेंट करेगा। इन्होंने 2017 में जो ज्वाइन कर लिया था नेपाल ने ये, और दोनों कंट्रीज कमिट कर रहे हैं कि ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क इसके थ्रू बनाया जाएगा, मतलब सड़कें वड़के बना के आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, रेलवे जोड़े जाएंगे, एविएशन सिस्टम मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जो है ये भी बीआरआई का पार्ट है। क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव की बात करें तो रीसेंट ट्राइलेटरल कंसल्टेशन हुआ इंडिया और ईरान और अर्मेनिया के बीच में। उसमें अर्मेनिया की जो साइड है उन्होंने बोला कि कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव क्रॉस रोड ऑफ पीस वो लेके आ रहे हैं। ये एम्बिशियस रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रपोजल है जिसमें अर्मेनिया को उसके नेबरिंग कंट्री टर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया से कनेक्ट किया जाएगा। रोड्स, रेलवे, पाइपलाइन, केबल्स ये सब बिछाई जाएंगी। इसके अलावा कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होगा। पर्शियन गल्फ जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये पहली बार में नेपाल से बांग्लादेश में कनेक्टिविटी के लिए शुरू हो चुका है। इंडिया का ही ग्रिड है वहां पे। तो देखिए एक तरीके से ये ट्राइपार्टिट पावर सेल अग्रीमेंट जो है इसमें आपका कौन सा कंट्री शामिल है, एक इंडिया, फिर एक नेपाल, एक बांग्लादेश। मतलब ऐसे समझिए कि पावर की सप्लाई जो है ये नेपाल में अगर पावर जनरेट हो रही है तो इंडिया में आएगी फिर बांग्लादेश में जाएगी, पर ये नेपाल देगा क्यों, क्योंकि इंडिया वहां पे फंडिंग दे रहा है। ठीक है, तो इसमें पावर ट्रांजेक्शन जो है वो नेपाल से बांग्लादेश में हो पाएगा क्योंकि इंडिया की ग्रिड वहां पे एक तरीके से तैनात की गई है। अब बात करेंगे कैस्काइस डिक्लेरेशन की। 10th ग्लोबल फोरम जो है यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की, उन्होंने कैस्काइस डिक्लेरेशन पोर्तुगल में अडॉप्ट किया है। ये 2005 में यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन बनाया गया था। ये एक सॉफ्ट पावर का पॉलिटिकल टूल है जिसमें कि कंफ्लिक्ट को रोका जाता है कंट्रीज के बीच में और रेजोल्यूशन दिया जाता है। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव है टॉलरेंस को प्रमोट करना, पीसफुल तरीके से सिविलाइजेशन को एग्जिस्ट करवाना, और इसमें एआई के पोटेंशियल को भी जज किया जा रहा है कि कैसे एआई के थ्रू हेट स्पीच फैल सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, लेकिन हम एआई के थ्रू ही इन चीजों को रोक भी सकते हैं ताकि सिविलाइजेशन पीसफुली रह सके। ठीक है, इसमें इंक्लूसिव, क्वालिटी, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन का रोल बताया गया है। फेवा डायलॉग की बात करें, रिसेंटली नेपाल और चाइना ने इस सीरीज को लॉन्च किया है। इसका नाम फेवा लेक से आया है और फेवा लेक नेपाल के पखौरा वैली के अंदर लोकेटेड है। नेपाल का फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम होगा ये साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काम करेगा। कैरिकॉम की बात करें तो सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो आपका गुयाना के अंदर हुआ है, जहां पे इंडिया ने 7 की पिलर्स पे काम करने की बात की है कि कैसे इंडिया और कैरेबियन कम्युनिटी 7 पिलर्स पे काम करके खुद को मजबूत कर सकते हैं। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कैरिकॉम और ये कैरेबियन रीजन्स की कंट्रीज का ही ऑर्गेनाइजेशन है। 1973 में बना था, जॉर्ज टाउन गुयाना के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है। ये ऑब्जर्वर स्टेटस लेता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। 1991 से यही स्टेटस है। इसके मेंबर्स में 20 कंट्रीज हैं, 15 तो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, 5 एसोसिएटेड स्टेट हैं। पहला आपका इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो 2019 में हुआ। सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज में देखें तो इंटरपोल की बात करेंगे। इंटरपोल जो है उन्होंने सिल्वर नोटिस को इंट्रोड्यूस किया है। 52 कंट्रीज में पायलट फेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया भी इसका पार्ट है। ये जो सिल्वर नोटिस है इसमें वो क्रिमिनल्स होंगे जो कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे होंगे या फिर इसमें क्रिमिनल एसेट्स जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी देखिए सिल्वर नोटिस का पर्पस यही है कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू एसेट बनाया गया या प्रॉपर्टी बनाई गई है। ठीक है, जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग करी फिर अब उससे प्रॉपर्टी, व्हीकल, फाइनेंशियल अकाउंट ये सब खोल लिया, ये चीजें सिल्वर नोटिस से लोकेट आइडेंटिफाई की जाएंगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वैसे क्राइम से जो पैसा जनरेट होता है उसका धुलाई रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही होता है ना ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना, ये चीज रोकना, और फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या को ओवरऑल रोकना। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस के अंदर है। क्विक को अगर ओवरव्यू देखा जाए इसका तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। 1923 में बनी थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। 186 मेंबर्स हैं और ये ग्लोबल कोऑपरेशन करती है डिफरेंट कंट्रीज के लॉ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। इंटरपोल जो है ये मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन तो बैठाती है लेकिन ये अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकती है इंडिपेंडेंटली किसी भी कंट्री में जाकर। इनके 8 तरीके के नोटिस होते हैं, प्लस इनका इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस भी होता है। रेड नोटिस जो है ये इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट होती है अरेस्ट की अगर आपने किसी का नाम उसमें लिखा है तो।
इंडिया ने इंटरपोल को 1949 में ज्वाइन किया। सीबीआई इंडिया की तरफ से वहां पर रिप्रेजेंटेशन देता है, रिप्रेजेंट करता है कह लीजिए। इन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए इंटरपोल ने, जैसे ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ब्लैक फिन, पैंजिया, लाइन फिश, ऑपरेशन प्रे। इंटरपोल के नोटिस का कलर और ये सब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रेड नोटिस मतलब वांटेड पर्सन के लिए है, ग्रीन नोटिस मतलब वार्निंग वगैरह है, येलो मतलब मिसिंग पर्सन, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट है, ब्लू नोटिस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पर्पल में मॉडस ऑपरेंडी, ब्लैक नोटिस में अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस जो है ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। भारत पोल पोर्टल की बात करें तो ये सीबीआई ने डेवलप किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी इंडिया के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ना, उनको इंटरपोल के साथ कनेक्ट करना। इसके अलावा ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा, इमीडिएट एक्सेस देगा इंडिया के डाटा का 195 कंट्रीज को, ताकि क्राइम को हैंडल किया जा सके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को वो कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। 193 यूएन मेंबर स्टेट्स जो है, इन्होंने पहली बार ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन जो है ये अडॉप्ट की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजिटल थ्रेट्स को कॉम्बैट करना। ये एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है, मतलब जो भी अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन का ब्रीच होता है उसको क्रिमिनल एक तरीके से एक्टिविटी माना जाएगा। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसमें इसके अंदर वो लाया गया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की गई है, ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। ये कन्वेंशन 98 डेज में इन्फोर्स हो जाएगा अगर 40 सिग्नेटरीज ने रेटिफाई कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रायर सैंक्शन या स्वीकृति मैंडेटरी है पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उठाओ और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में उसके ऊपर वो शुरू कर दो कार्रवाई। इसके लिए पहले आपको सैंक्शन या अनुमति लेनी पड़ेगी अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को आपको ट्रायल पे लेके जाना है ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ठीक है। और ये रूलिंग जो है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चलते ही स्टैब्लिश की गई है। ये एक्ट आपका 2002 में आया था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए। जैसा मैंने बोला, मनी की धुलाई करना, पैसे की कैसे ब्लैक से उसको व्हाइट कर देना, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन की गई है, कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ऐसा एसेट क्रिएट करता है जो उसने उस पैसे से बनाया है, जो क्राइम की एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, और फिर बाद में वो उस पैसे को सफेद कर रहा है और लीगल दिखाने की कोशिश कर रहा है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। और पावर होती है ईडी की इसके अंदर कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग की बात करें तो इंडिया जो है वो इसकी चेयर है। इंडिया 68 सेशन में चुना गया है पहली बार इस चेयर के तौर पे, और ये ग्लोबल लेवल पे ड्रग को कंट्रोल करते हैं। देखिए 1946 में ये यूएन की बॉडी जो थी नारकोटिक ड्रग वाली, वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ने बनाई थी। 53 मेंबर स्टेट्स हैं और ये एक्चुअल में गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की। ये ग्लोबल ड्रग की जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं। अब ये बॉडी जो है 1946 में बनाई गई, मैंने बता दिया 53 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये ग्लोबल ड्रग सिचुएशन की सप्लाई डिमांड को भी ट्रैक करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश विपन कपूर वर्सेस एनआईए के केस में बोला कि एनआईए जो है ना वो नॉन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से कनेक्टेड हैं। एनआईए का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। एनआईए को 2009 में बनाया गया था। ये एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के थ्रू बनी है। 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद से टेररिज्म को हैंडल करने के लिए बनाया गया, और ये एक्चुअल में टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करते हैं। ये पूरी कंट्री में कहीं पे भी मतलब जाके कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं। स्टेट की बाउंड्री इनको रोक नहीं सकती। ये सेंट्रल एजेंसी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। इनके पास अरेस्ट का, इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसिक्यूशन का भी पावर होता है। एनआईए जो है वो डिफरेंट लॉज के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कि यूएपी हो गया जिसमें कि अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने की बात की जाती है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, नार्कोटिक ड्रग एक्ट हो गया और आईपीसी हो गया। इंडियन केमिकल काउंसिल ने 2024 का ओपीसीडब्ल्यू हैग अवार्ड जो है वो जीता है। ये क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। 2024 का हैग अवार्ड जो है वो केमिकल काउंसिल को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने केमिकल सेफ्टी दिखाई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। ये अवार्ड 2014 में स्टैब्लिश किए गए थे ताकि केमिकल वेपन कन्वेंशन के जो गोल्स है ना उनको हम थोड़ा सा वो कर सके, अचीव कर सके। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड जो है किसी केमिकल इंडस्ट्री बॉडी को दिया गया है। डिजिटल अरेस्ट की बात करेंगे। डिजिटल अरेस्ट एक नया तरीका साइबर फ्रॉड होता है, 2024 में काफी हो रहा है। ये वो स्कैम है जो ऑनलाइन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि विक्टिम का मनी जो है धोखे से हड़प लिया जाता है। स्कैमर जो है वो ऐसे दिखाएंगे विक्टिम को कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में फंस चुके हो और इसके लिए आपको हमें पैसा देना होगा या हम आपको बचा लेंगे, ऐसा कुछ दिखाते हैं। बाद में उनकी डिमांड सेटल हो जाती है तो वो पैसा ऐसे लेके भाग जाते हैं। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है उसको प्रमोट कर दिया है, ये अप्रूव कर दिया है। 2020 के डॉक्ट्राइन को ये अपग्रेड करता है। और अगर देखा जाए चेंजेस क्या लाए गए हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा एक्सपैंड किया गया है। मतलब वो एग्रेशन जो किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट ने दिखाया लेकिन उसको न्यूक्लियर स्टेट सपोर्ट कर रहा है तो रशिया जो है वो उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए बाजी माना जाएगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स का जो थ्रेशोल्ड है उसको भी थोड़ा लो कर दिया गया है। बेलारस जो है उन्होंने फॉर्मली रशिया के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत आता है।
न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के लिए नए नए ट्रिगर्स या नई नई एक्टिविटीज बताई गई हैं कि कैसे वो किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट ऑफ वायलेंट ग्रुप दिए गए हैं, आपको नाम और कंट्री ध्यान रखना है। M23 के जो रिबेल्स हैं ये DMRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर है, जो कि अफ्रीका कॉर्डिनेट के अंदर कंट्री है। हेजोबोला लेबनान के अंदर है, अबू सैयद फिलीपींस में, अल शबाब सोमालिया में, हूदी आपके यमन के अंदर जिसमें यूरोपियन यूनियन ने रेड सी के अंदर ऑपरेशन भी चलाया स्पाइडस, बोको हराम नाइजीरिया के अंदर, फिर ISIS इराक सीरिया के अंदर, जेमा इस्लामिया इंडोनेशिया फिलीपीन मलेशिया के अंदर, अलकायदा ग्लोबल लेवल पे है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यमन में ज्यादा है, अंसर अल शरिया लीबिया तुनीशिया में, PKK टर्की इराक में, हमास पैलेस्तीन के अंदर है, अरकर रोहिंग्या जो है म्यांमार में है, कोचिन इंडिपेंडेंस आर्मी म्यांमार में, अंसरडाइन माली में, फिर फार्क जो है ये कोलंबिया के अंदर है। आगे बात करेंगे कौन सी एक्सरसाइजेज आपकी न्यूज के अंदर है। बाइलेटरल में यानी कि दो कंट्रीज में देखा जाए तो गरुड़ शक्ति इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया की आर्मी में होती है। फिर विंडबेक्स जो है ये वियतनाम और इंडिया की बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, हरियाणा के अंदर कंडक्ट की गई है। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये पुणे में कंडक्ट हुई है। स्लाइनेक्स जो है ये श्रीलंका और इंडिया की नेवी एक्सरसाइज है। हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मलेशिया में हुई है। एक्सरसाइज शक्ति जो है इंडिया फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है। अग्नि वॉरियर इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है। सिनबेक्स जो है ये आपकी इंडिया और कंबोडिया की एक्सरसाइज है, पुणे के अंदर हुई है। एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है ये दरअसल नेपाल के साथ इंडियन आर्मी करती है और ये आपकी 18th एक्सरसाइज थी इस बार की और ये दोनों कंट्रीज के बीच में ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है, ठीक है। और इस बार में ये नेपाल में हुई है, अगले साल में ये इंडिया के अंदर होगी। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज है मल्टीलेटरल, जैसे डेजर्ट नाइट जो है ये इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में अरेबियन सी में हुई है। लेपोरस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, इसको फ्रांस ने होस्ट किया है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। सेरेक्स 24 ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज है, इंडिया के कोस्ट गार्ड के द्वारा कोची में कंडक्ट की गई है। संयुक्त विमोचन इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है, ये भी डिजास्टर रिलीफ के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज है, इसमें 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज भी आए थे। इंटरनल डिफेंस एक्सरसाइज में सी विजिल है जो कि इंडिया की नेवी के द्वारा की जाती है अपनी सिक्योरिटी को देखने के लिए। ऑपरेशन सागर मंथन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा की जाती है, इसमें इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड भी होते हैं। इन्होंने ऑपरेशन सागर के थ्रू बहुत सारा ड्रग जो है वो समुद्र के अंदर पकड़ा। ऑपरेशन संकल्प जो है ये इंडियन नेवी करती है ताकि मैरीटाइम की कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी और ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया तक जाते हैं। एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास जो इंडिया की पहली स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज है, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने इसको कंडक्ट किया है ताकि हम अपने स्पेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकें।